स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस में। जैसे मैंने पिछली बार घोषणा की थी अपनी हिस्ट्री की क्लास में कि जल्दी ही हम लोग साइंस शुरू करने वाले हैं, और आज उसी क्रम में आपके लिए खुशखबरी है कि आज से हमारा साइंस का बैच भी प्रारंभ हो रहा है। साइंस के बैच के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही भागों को अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। जैसे फिजिक्स मैं पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री विजेंद्र सिंह जी पढ़ाएंगे और बायो मैडम पढ़ाएंगी। तो आज से हम लोगों का साइंस का बैच भी प्रारंभ हो रहा है और आप लोग भरपूर लाभ उठाइएगा साइंस के बैच के साथ। तो एक पूरा पैकेज आपका मैथ और रीजनिंग वाला बचाएगा, वो भी हम जल्दी ही प्रारंभ करने वाले हैं सारांश सर के साथ। तो जैसे ही उनको समय मिलेगा हम लोग अपनी कक्षा को प्रारंभ कर देंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स को प्रारंभ करते हैं और इसके जो कुछ प्रारंभिक चीज़ें हैं उनका आज अध्ययन करेंगे। छोटी क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे आप लोगों को, और जिससे आपको कुछ समझ विकसित हो फिजिक्स के बारे में। जो छात्र फिजिक्स पढ़े हुए हैं उनके लिए तो आसानी रहेगी, लेकिन जो छात्र आर्ट साइड के या कॉमर्स के हैं उनको थोड़ा सा समझाते हुए हल्के हल्के हम लोग चलेंगे क्लास में। ठीक है, बहुत तेज़ी से क्लास नहीं चलानी है, हल्के हल्के चलाएंगे, छोटी छोटी बातें हल्के हल्के बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स के लिए या भौतिक विज्ञान के लिए। तो आप लोग शीर्षक दे दीजिएगा भौतिक विज्ञान, या आप लोग शीर्षक दे दीजिएगा फिजिक्स, कुछ भी दे दीजिएगा। फिजिक्स, फिजिक्स या फिर भौतिक विज्ञान का हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये फिजिक्स है क्या और इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है। देखिए, फिजिक्स का जो सीधा सीधा अर्थ है वो है प्रकृति या प्राकृतिक चीज है। प्रकृति या फिर क्या, प्राकृतिक चीज है या प्राकृतिक वस्तु है, या प्राकृतिक वस्तु है। मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा होगा आपको नीला वाला, प्रकृति या फिर प्राकृतिक वस्तु है। देखिए, जीवन में सारी की सारी चीजें फिजिक्स ही है। जैसे अगर मैं ये पेन पकड़ा हुआ हूँ, ये भी फिजिक्स है। ये जो इंक इस बोर्ड पर चिपकी हुई है, ये भी फिजिक्स है। जो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, ये भी फिजिक्स है। जिस कैमरे में हम लोग वीडियो को अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये भी फिजिक्स है। हमारी आँखें, वो भी फिजिक्स है। मेरा हाथ यो चल रहा है, ये भी फिजिक्स है। मैं स्विच ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ, ये भी स्विच है। हम चलते हैं, ये भी फिजिक्स है। स्विच ऑन ऑफ करना भी फिजिक्स है। कि गेट को खोलना बंद करना फिजिक्स है। उसकी कुंडी लगाना भी फिजिक्स है। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ये भी फिजिक्स है। तो जो कुछ हम लोग प्रकृति में देखते हैं वो सारा का सारा फिजिक्स है। यानी कि प्राकृतिक चीज़ों में जिन जिन बलों का संतुलन देखने को मिलता है वो सारी की सारी चीज़ फिजिक्स है। चाहे आपको वो चीज़ आँख से दिखाई दे रही हो या वो चीज़ आँख से दिखाई ना दे रही हो, सारी की सारी चीज़ प्रकृति में जितने भी गुण हैं ये सारे के सारे गुण फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है। तो आप समझ लीजिए, हमको अध्ययन नेचर का करना है, हमको अध्ययन प्रकृति का करना है। और प्रकृति से संबंधित जितनी भी बातें होंगी मैं उन सभी बातों को आपके साथ साझा करूँगा। तो आप लोग बस जुड़े रहना और लगातार एक क्लास के बाद दूसरी क्लास देखते रहना, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले फिजिक्स का अर्थ क्या है? प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन करना ही प्रकृति कहलाता है, वो फिजिक्स कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब आप देखिएगा, सबसे पहले जिस चीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं वो होती है भौतिक राशि। भौतिक राशि, भौतिक राशि का अर्थ क्या है या भौतिक राशि होती क्या है? जैसे अगर हम आप लोगों से कहें कि मान लीजिए कि आप लोग मार्केट गए और चीनी तुलवा कर लाए, तो चीनी में जो वजन है या जो चीनी चीज़ है वो क्या है? भौतिक राशि है, अर्थात फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, उस बर्तन में तेल है, तो तेल की क्या है? तेल क्वांटिटी जितनी भी होगी वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी। अर्थात जो चीज़ स्थान घेरती है, अर्थात जिसका कोई वजूद होता है, वो सारी की सारी राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। वो सारी की सारियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि।
जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमको दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियां कहलाती हैं, और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो सारी की सारी अदिश राशियां कहलाती हैं। समझिए, अब भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। अदिश राशि जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और दूसरी होती है सदिश राशि जिसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब ये सदिश राशि और अदिश राशि है क्या, समझते चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सभी ये। मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपने कहा हमको 5 किलोग्राम चीनी तोल दीजिए। आपने क्या कहा? आपने कहा 5 किलोग्राम चीनी तोल दीजिए। तो आपके इस बोलने में 2 चीज़ें शामिल हुई, एक तो 5 और 1 किलोग्राम। 5 जो है ये इसका परिमाण है। क्या है? परिमाण, मात्रा जिसे कह सकते हैं, मात्रा। और किलोग्राम इसका क्या है? मात्रक है, यूनिट है, यूनिट है। यानी कि किसी भी राशि को प्रदर्शित करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो उसका परिमाण होता है, दूसरा मात्रक होता है। जैसे आप गए चीनी की दुकान पर, आपने कहा 5 तोल दो। अब 5 क्या तोल दो? आपको 5 चीनी तोल दो। अब 5 ग्राम तोल दो, 5 किलोग्राम तोल दो, 5 टन तोल दो, 5 कुंटल तोल दो, क्या 5 तोल दो? तो आपको किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो उसकी क्वांटिटी और उसका यूनिट यानी कि मात्रक। आप तेल लेने गए, आपने कहा 1 लीटर तेल दे दो। 1 क्या है? उसकी मात्रा है। लीटर क्या है? उसकी यूनिट है, मात्रक है, जो आपको बताएगा कि क्या चीज़ तोलनी है। ठीक है, आप 1 लीटर की जगह 5 लीटर कर सकते हो, आप 10 लीटर कर सकते हो, आप 20 लीटर करते हैं। फिजिक्स में और थोड़ा सा गहराई पर अगर जाएं तो ये जो 5 है इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ है। कैसे? आप समझिए, आप लेने गए कपड़ा और आपने कहा हमको 5 मीटर कपड़ा ला दीजिए। अभी देखिए 2 चीज़ आई हैं, 5 मीटर, 5 भी है और मीटर भी है। 5 उसकी क्वांटिटी है और मीटर उसका क्या है? यूनिट है। तो 5 मीटर 2 चीज़ें प्रदर्शित की गई, समझते चलिएगा आप लोग। अब 5 मीटर को मैं इस तरह करता हूँ, देखिए 1 × 5 मीटर, 1 × 5 मीटर, ठीक है, 1 × 5 मीटर। अब इसमें जो 5 है ये 5 बार नापा गया 1-1 मीटर के स्केल के साथ, यानी कि उसको 5 गुना प्रदर्शित किया गया था। तो वो 1 मीटर लेके उसको 5 बार नापकर 5 मीटर किया गया। यानी कि कोई भी चीज़ जो होती है वो 1 होती है और उसकी मल्टीप्लाई करके उसके उतने टाइम्स की वस्तु ले लेते हैं। जैसे 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम का बाट बना कैसे होगा? आप सोचिए 5 किलोग्राम का बाट कैसे बना होगा? 5 किलोग्राम का बाट बना होगा, 1-1 किलोग्राम के 5 बाट रखे गए एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में हमने वजन बढ़ाते चले गए, वजन बढ़ाते चले गए, जिस वक्त वो बैलेंस हो गया तो जो चीज़ बनी, जो बाट बना वो 5 किलोग्राम का बाट बन गया। देखिए 5 किलोग्राम मूल नहीं है, मूल 1 किलोग्राम है। ठीक है, इसको बताने के पीछे उद्देश्य ये था कि किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए 2 चीज़ों की तो आवश्यकता होती है, एक उसके परिमाण की और एक उसके मात्रक की। अब ये दोनों दिशाओं को अगर आधार बनाते हुए चलें तो 2 प्रकार के होते हैं, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को। यहाँ पर मैं अभी आपको समझाता हूँ कि जिनको प्रदर्शित करने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, वही बात एग्जाम्पल लीजिएगा, आप गए मार्केट में चीनी लेने,
आपने उनसे क्या मांगा कि हमको 5 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। क्या आपने ये कहा कि 5 किलोग्राम पूरब की दिशा की चीनी दे दीजिए, या 5 किलोग्राम पश्चिम दिशा की दे दीजिए, या 5 किलोग्राम उत्तर दिशा की दे दीजिए? नहीं दी ना। आपने कहा 1 मीटर कपड़ा नाप दीजिए। अब ये 1 मीटर कपड़ा, कभी आप ये बोलते हो दुकान पर जाकर कि 1 मीटर पूरब का कपड़ा दे दीजिए, 1 मीटर पश्चिम का दे दीजिए? नहीं देते ना। कोई पूछता है टाइम क्या हो रहा है, तो आप कहोगे 5:10 हो रहा है। आपने क्या कहा? 5:10। क्या आपने ये कहा कि 5:10 पूरब की दिशा का हो रहा है, या 5:10 पश्चिम दिशा का हो रहा है? मतलब जिसको प्रदर्शित करने के लिए आपको सिर्फ परिमाण और मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसी सारी की सारी राशियां आपकी अदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। अब आप पूछेंगे सर इसके अंतर्गत कौन कौन सी राशियां ऐसी हैं जो अदिश राशि के अंतर्गत आती हैं? तो 3 तो मैंने आपको बता दी अभी। समय इसके अंतर्गत आता है, वजन इसके अंतर्गत आता है, भार इसके अंतर्गत आता है। हालांकि भार W जिसको हम लोग कहते हैं वजन, भार, वेट, वो सदिश राशि के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, अकॉर्डिंग टू द एलोंग टू द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, इसलिए उसको नहीं कह सकते। वजन हम लोग उसके मास को कह सकते हैं, द्रव्यमान को कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो जो राशियाँ आती हैं वो आती हैं आपकी, देखिएगा, दूरी लिख लीजिएगा आप लोग चाहें, दूरी, चाल, दूरी, चाल, द्रव्यमान, दूरी, चाल, द्रव्यमान, समय, दूरी इसके अंतर्गत आती है, चाल इसके अंतर्गत आता है, द्रव्यमान इसके अंतर्गत आता है, समय इसके अंतर्गत आता है, क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है, क्षेत्रफल, आयतन, तापमान, घनत्व आदि। अब आप इसमें से किसी भी चीज़ को ले लीजिएगा, आप इसमें से किसी भी चीज़ को ले लीजिएगा, किसी में भी आपको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि ये सारे टर्म क्या है मैं इसको समझाऊंगा आपके लिए। दूरी, भाई कोई पूछे आपसे ये शहर कितना दूर है, तो आप कहोगे ये 5 किलोमीटर दूर है, क्या दिशा की जरूरत पड़ी? नहीं। चाल, उसकी चाल क्या है? वेग नहीं, चाल। वेग होगा तो सदिश राशि हो जाएगी, अभी समझाऊंगा कैसे। द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, तापमान, घनत्व और आदि, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? सदिश राशि के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं कि अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सदिश राशि के, अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। अब सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण भी हो, मात्रक भी हो और दिशा भी हो। परिमाण भी हो, मात्रक भी हो और दिशा भी हो, वो सारी की सारी सदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब आपसे कोई पूछे कि इसका क्या परिमाण है, अब जैसे मान लीजिए आप कहें कि मान लीजिए आपका वेग पूछा जाए, आपकी स्पीड, वेग, चाल। देखिए वेलोसिटी और स्पीड दोनों में डिफरेंस कर लीजिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत कंफ्यूजिंग वाली स्थिति होती है। मैं अभी समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि हम मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें कि हमको यहाँ से मान लीजिए किसी शहर इलाहाबाद में जाना है, तो हमने पूछा कि इलाहाबाद कितना दूर है, तो अब हमको जाना है और हम पूछ रहे हैं कि कितना दूर है, तो कहता कि कोई 500 किलोमीटर दूर है, और हम 500 किलोमीटर दिल्ली की साइड चले गए, तो क्या हम कभी इलाहाबाद पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। वो बताएगा कि 500 किलोमीटर उत्तर दिशा में आप जब जाएंगे तब आपको इलाहाबाद मिलेगा। यानी कि दूरी जो डिस्टेंस है उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होना बहुत आवश्यक है, तब ही हो पाएगा। अब मान लीजिए ये पेन है और इस पेन को हमको घुमाना है, और घुमाना क्या है, इधर घूमेगा तो टाइट होगा और इधर घूमेगा तो लूज़ होगा। तो हमने कहा कि भाई हमको इसको टाइट करना है, कितना इस पर मोमेंटम लगाएं, कितना इस पर टॉर्क लगाएं,
जिससे कि ये घूम सके। तो उन्होंने कहा आप टॉर्क लगाइएगा 2 यूनिट का, लेकिन क्लॉकवाइज, तभी ये टाइट हो पाएगा, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लगाते रहे तो ये खुल जाएगा। यानी कि इसमें परिमाण के साथ साथ आपको दिशा की भी आवश्यकता पड़ी। यानी कि ऐसी सभी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब इसके अंतर्गत आप लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। देखिएगा, विस्थापन इसके अंतर्गत आता है। विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत तीव्रता आदि आदि सब इसके अंतर्गत आते हैं, सदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। अब हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, चीज़ों को समझते हैं। हम लोगों ने राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं ये देखा। अब राशियों को 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, एक मूल राशि और दूसरी व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि समझते हैं इसको। मूल राशि, मूल राशि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, मूल राशि कहलाती हैं। जैसे आप लोग चीनी लेने गए तो आपने कहा 5 किलोग्राम, तो किलोग्राम एक ही यूनिट है, एक ही सिंगल यूनिट है, उसको प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य यूनिट की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो आपकी मूल राशि है। समय, टाइम आपकी मूल राशि है। आपका जो वेट है या वजन है, जो मास है किलोग्राम, वो आपका क्या है, मूल राशि है। ठीक है, लेंथ है मीटर में, वो मूल राशि है। अर्थात जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो क्या कहलाती है, मूल राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, जैसे द्रव्यमान, जैसे समय आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो मूल राशियां कहलाती हैं। इसके विपरीत व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशि, इसमें क्या होता है, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, वो कहलाती है व्युत्पन्न राशि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, वे कहलाती हैं व्युत्पन्न राशि। कैसे, अब आप देखिएगा जरा कैसे। मान लीजिए आपकी एक राशि है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होती है, क्षेत्रफल होती है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको 2 बार लंबाई की आवश्यकता पड़ी, इसलिए क्या हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई। उसी प्रकार आयतन, उसी प्रकार आयतन, आयतन भी क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 3 बार जरूरत पड़ती है लंबाई की, इसलिए ये व्युत्पन्न राशि हो गई। अब आती है आपकी चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी क्या होती है, लंबाई, समय क्या है, समय। तो दूरी यानी कि लंबाई बटे समय लिख दूं मैं इसको, तब भी गलत नहीं होगा। लंबाई बटे समय, तो लंबाई भी एक मूल राशि हो गई, समय भी मूल राशि हो गई, 2 मूल राशियों की आवश्यकता हुई, इसलिए व्युत्पन्न राशि है। आप बात कर लीजिएगा घनत्व की। घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब इसमें 2 राशियों की आवश्यकता पड़ती है, द्रव्यमान मूल राशि रही, आयतन व्युत्पन्न राशि रही, आयतन। तो यहाँ पर 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये भी क्या हुई, एक व्युत्पन्न राशि हुई। आप लगा लीजिएगा फोर्स, बल। फोर्स क्या होता है, F = m × a, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि 2 राशियों की आवश्यकता पड़ी, इसलिए बल भी क्या हुआ, एक व्युत्पन्न राशि हो गई। यानी कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल राशियां या एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि की आवश्यकता हो, तो ऐसी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
ठीक है। इसके अलावा मात्रक और मापन में आपको बता चुका हूं कि किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो उसका मात्रक क्या है, लीटर, और एक उसकी क्वांटिटी क्या है, 5। यानी कि 5 लीटर को लिए प्रदर्शित करने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो उसका परिमाण और दूसरा उसका मात्रक। ठीक है, मेरे हिसाब से इतनी बात आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अब कुछ विमाओं के बारे में पूछी जाती है और कुछ व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात की जाती है। देखिए, मैं कुछ इसको दोनों चीज़ों को एक साथ लेते हुए चलता हूँ। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इसकी विमा डायमेंशंस क्या होंगी और डायमेंशंस को प्रदर्शित कितने प्रकार से करेंगे। देखिए, अब इसको मैं भी समझाता हूँ आपके लिए। जैसे लंबाई को लेंथ या लंबाई को मीटर में नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है और इसको प्रदर्शित किया जाता है एल से। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है और इसको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल एम से। समय को सेकंड में नापा जाता है और इसको प्रदर्शित करते हैं टी से। ठीक है, ये जो एल, एम और टी है ये कहलाती है इसकी विमा। क्या कहलाती है? विमा। तो मूल राशियों की तो ये विमा है। हालांकि मूल राशियों की संख्या 7 है। हम लोग अभी बताएंगे ज्योति तीव्रता है, रेडियन, स्टेरेडियन, वो मैं भी बताऊंगा सब आपके लिए। अभी इतनी बात समझ लीजिएगा, ये सब कहलाती हैं विमा। एल, एम, टी। लंबाई को मीटर में नापते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। समय को सेकंड में नापते हैं और कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। अब आप ले लीजिएगा एक और लीजिएगा, जैसे क्षेत्रफल लीजिएगा। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला होता है, बताइए। लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई को हम लोग लिख सकते हैं मीटर गुणा मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब। ये क्या हो जाएगा? मीटर का घात 2। अब मीटर को हम किससे लिखते हैं? एल से। तो एल इंटू एल इक्वल्स टू एल स्क्वायर हो गया। बताइए आप लोग। तो क्षेत्रफल की जो विमा होगी वो एल स्क्वायर होगी। कैसे आया ये आपको यहाँ पर 4 लाइन में मालूम पड़ा। उसी प्रकार आप बात कीजिएगा आयतन का। उसी प्रकार आयतन की बात कर लेते हैं हम लोग। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बताइए। तो लंबाई को मीटर, चौड़ाई भी मीटर और ऊंचाई भी मीटर, यानी कि इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर की घात 3। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर की घात 3 मीटर क्यूब। अब पूछे कोई आयतन की विमा क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, तो देखो कैसे होगी। मीटर की एल, दूसरे मीटर की भी एल और तीसरे मीटर की भी एल होगी, यानी कि एल की घात 3 होगी। आयतन की विमा क्या होगी? एल की घात 3 और मात्रक होगा मीटर की घात 3। ठीक है। इसके अलावा घनत्व देखिए। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। जरा द्रव्यमान को देखिए, इसकी यूनिट भी मैं निकलवा रहा हूँ हाथ के हाथ और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकलवा रहा हूँ। तो द्रव्यमान का क्या होता है? देखिए, द्रव्यमान का मीटर किलोग्राम, तो किलोग्राम डिवाइडेड बाई मीटर की घात 3, मीटर की घात 3, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर माइनस 3 हो जाएगा, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, इसकी विमा की बात करें, तो इसकी विमा क्या होगी? विमा देखिए, द्रव्यमान किलोग्राम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। तो कैपिटल एम लिखिएगा, एम डिवाइडेड बाई आयतन की विमा क्या होती है? एल की घात 3। तो एल की घात 3 यहाँ नीचे कर लीजिएगा, एल की घात 3। अब जब नीचे से घात ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है, दिशा बदलती है, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस 3।
तो आयतन की विमा होती है ml-3, ml-3। तो घनत्व की जो विमा होगी वो होगी ml-3 और जो फॉर्मूला होगा वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है, देखिए जरा, सब चीज़ समझ में आएगी आपको धीरे धीरे कर। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये चीज़ बड़ी आसान से लगती है, लेकिन जो आउटसाइड के स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ आ गई, है ना। तो समझना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के लिए, कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से साइंस के बनते हैं एग्जाम में। हम लोग वेग की बात कर रहे थे। वेग और चाल में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं अभी बताऊंगा। वेग क्या होती है, चाल क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। वेग होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। चलिए मैं इसको दूरी और विस्थापन में अंतर बता ही देता हूँ। दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपके लिए। देखिए, दूरी क्या होती है कि किसी व्यक्ति द्वारा टोटल ट्रेवल किए हुए डिस्टेंस का सम कर दिया जाए, वो डिस्टेंस कहलाती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जिस जगह से स्टार्ट किया और जिस जगह तक पहुंचे उन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, उन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और ए पॉइंट से ये 3 किलोमीटर दूर चला तो पहुंचा बी पॉइंट पर। बी के बाद फिर ये 2 किलोमीटर चला और फिर पहुंचा ये सी पॉइंट पर। सी से वापस फिर ये इधर की तरफ चला 3 किलोमीटर और ये पहुंचा डी पॉइंट पर। बात समझ में आ रही है। ए से चलता है ये 3 किलोमीटर, बी पर पहुंचता है, बी से 2 किलोमीटर चलता है, सी पर पहुंच जाता है, सी से 3 किलोमीटर चलता है, डी पॉइंट पर पहुंच जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें चली गई दूरी कितनी थी और उसका विस्थापन कितना था, तो आपको कैलकुलेट करना होगा। कैसे? दूरी में मैंने बताया कि टोटल जितनी भी उसने डिस्टेंस चली है सबको जोड़ लो। 3 + 2 5 और 3 8 किलोमीटर, यानी कि दूरी तो वो चला 8 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो मिनिमम दूरी है, सबसे कम दूरी है, वो कहलाती है आपकी क्या, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी यही है जो आपको दिखाई दे रही है, मैंने डॉटेड लाइन से बनाई है। और ये कितनी है, ये बराबर इसके यानी कि 2 किलोमीटर। तो इसका विस्थापन कितना होगा, 2 किलोमीटर, जबकि दूरी कितनी होगी, 8 किलोमीटर होगी। तो विस्थापन 2 किलोमीटर होगा, ये दूरी 8 किलोमीटर होगी। जब हम लोग चाल की बात करते हैं तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और वेग की बात करते हैं वो होता है विस्थापन बटे समय। हालांकि दोनों का जो यूनिट है वो भी सेम आती है और जो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी सेम आता है। अभी मैं निकलवा के दिखाऊंगा आपके लिए। यहाँ पर बात की जा रही है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और विस्थापन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, यानी कि मीटर, और समय की जो होती है वो होती है सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई इसकी, क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यूनिट आ गई है वेग की। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेगा तो मीटर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल, और सेकंड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो आ गया टी, और जब इसको हम मिलाकर लिखते हैं तो हो जाता है एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 वेग। अब जरा चाल की बात कर लो। चाल क्या होती है, चाल के लिए मैंने बताया दूरी बटे समय होती है चाल। चाल होता है दूरी बटे समय, और दूरी को किससे नापते हैं, मीटर से नापते हैं, और समय को किससे नापते हैं, सेकंड से नापते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड, वही आया जो वेग का आया था। डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। दूरी को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, समय को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको मिला के बन जाता है एल टी माइनस 1। देखिए दोनों एक जैसा है। जहाँ वेग की बात करें तो वेग एक सदिश राशि है,
वेग एक सदिश राशि है जबकि चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, तो आप इसमें से और ज़्यादा डिटेल की बात कर लें। जहाँ तक हम बात विस्थापन की करते हैं तो विस्थापन भी एक सदिश राशि है, और बात जब दूरी की करते हैं तो दूरी एक अदिश राशि है जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, अदिश राशि है। तो वेग और चाल क्या है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। घनत्व हम लोग कर चुके हैं। अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या है? त्वरण त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। मान लीजिए किसी भी वस्तु का वेग प्रारंभ में 20 किलोमीटर प्रति सेकंड है और बाद में चलने के बाद ये हो जाता है 25 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 5 किलोमीटर पर सेकंड, और इसमें जो समय लगा वो 1 सेकंड लगा। समझिए आप लोग। मान लीजिए प्रारंभिक वेग कितना हुआ? मान लीजिए 20 किलोमीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग की बात कर ले अगर हम लोग, अंतिम वेग इसका हुआ मान लीजिए 25 किलोमीटर पर सेकंड, तो वेग में परिवर्तन कितना होगा? वेग में परिवर्तन अगर हम लोग निकाल रहे हैं कि वेग में कितना परिवर्तन होगा, तो वेग में परिवर्तन क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग कितना था भैया? 25 था, और प्रारंभिक वेग हो गया 20, तो वेग में परिवर्तन आ गया 5 किलोमीटर पर सेकंड का। ये कितना आया? वेग में परिवर्तन। और वेग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से, इसलिए ये वेग में परिवर्तन है, इसको dv से रिप्रेजेंट करेंगे। dv, d का अर्थ है परिवर्तन और v का अर्थ है वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन आ गया 5 किलोमीटर पर सेकंड। कितना आया? 5 किलोमीटर पर सेकंड। और त्वरण क्या कहता है? वेग परिवर्तन की दर का अर्थ है समय। अगर यहाँ पर लिखूँ मैं तो त्वरण हो जाएगा वेग परिवर्तन dv, दर समय dt, यानी कि dv/dt, और dv का जो फॉर्मूला है वो है किलोमीटर पर सेकंड। dv का देखिए ये आया किलोमीटर पर सेकंड, और dt का होता है सेकंड, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो त्वरण का फॉर्मूला आ जाता है किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आपसे कोई पूछे इसकी विमा क्या होती है त्वरण की, तो देखिए किलोमीटर या मीटर यहाँ पर ले लीजिएगा। l होती है लंबाई l, और समय की होती है, समय होता है t, कैपिटल T का स्क्वायर। तो ये सोल्व होके आता है LT-2। ये t की घात 2 ऊपर पहुंचेगा तो -2 हो जाएगा, और त्वरण की विमा हो जाती है LT-2। त्वरण की विमा क्या हो जाती है? LT-2। मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एक और हम लोग व्युत्पन्न राशि की बात करते हैं, संवेग की। हालांकि ये सब चीज़ें क्या है मैं आपको मैकेनिक्स में सब पढ़ाऊंगा दोबारा लिए, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं संवेग की। संवेग क्या होता है? संवेग की बात करते हैं। संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला जो आता है वो आता है m/v, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा अगर यहाँ पर ही बताऊं कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी के एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, यानी कि एक सदिश राशि की एक अदिश राशि से गुणा करते हैं तो प्राप्त हुई राशि क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। हम लोग फिजिक्स में इसको इस तरह लिखते हैं
पी के ऊपर क्योंकि सदिश राशि एक तीर का निशान बना देते हैं और बेग एक सदिश राशि इसके ऊपर भी तीर का निशान बना देते हैं। तो P = m/b और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है देखिए किलोग्राम होता है, किलोग्राम, और बेग का हम लोग अभी निकलवा चुके थे, बेग का कितना होता है LT यानी कि मीटर पर सेकंड होता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका फॉर्मूला बन जाता है। देखिए हम लोगों ने बेग का भी क्या निकलवाया था, हम लोगों ने मीटर पर सेकंड निकलवाया था। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड संवेग का क्या होता है फॉर्मूला होता है। और कोई पूछा आपका विमीय सूत्र क्या होता है तो अब निकालना आसान है, किलोग्राम का m, मीटर का l पर सेकंड डिवाइडेड बाई समय t। अब इसको t को ऊपर ले जाओ, t में यहाँ कितनी घात है, t में एक घात है इसके पास। अब जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा mLt-1, mLt-1। तो संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है mLt-1। कोई आपसे फॉर्मूला पूछे तो होता है P = m/b, कोई यूनिट पूछे तो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको याद कर लीजिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं बल की। बल को कहा जाता है फोर्स और इसको रिप्रेजेंट भी F से करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = m/a। m क्या होता है बेटा, इसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, और a क्या होता है, त्वरण होता है। a क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण को अभी हम लोग निकाल चुके हैं क्या होता है। अब द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, और त्वरण को किससे करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। L/T तो LT² हो जाता है, L/T² हो जाता है, और बाद में वो LT-2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, चलिए एक इंग्लिश और हिंदी हो गया, कोई बात नहीं, किलोग्राम कर लीजिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए किलोग्राम को m से, m, मीटर को किससे करते हैं, देखिए मीटर L से, अपॉन सेकंड को किससे करते हैं, T से, यानी कि T का स्क्वायर, और इसको सोल्व करते हैं तो आता है mLt-2, mLt-2। बल का अब आपको देखिए क्या क्या चीज़ मालूम पड़ गई यहाँ से। बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल की यूनिट क्या होती है, और बल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का। ये देखिए तीनों चीज़ आपको मालूम पड़ गई। इस तीन चीज़ों से बाहर कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी, किसी भी परीक्षा में इन तीन चीज़ों से बाहर कोई चीज़ नहीं पूछी जाएगी। तो हम लोगों ने बल कर लिया F = a में। अब कार्य की बात करते हैं कि कार्य क्या होता है। देखिए नेक्स्ट लिखिएगा कार्य। कार्य का जो फॉर्मूला होता है इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। अब बल का तो देखो यहाँ पर निकाल चुके, और देखिए विस्थापन क्या होता है, दूरी होती है विस्थापन, यानी कि L ही होता है विस्थापन। तो बल को तो हम सीधे सीधे यहाँ लिख दीजिए। अगर फॉर यूनिट पूछे तो देखिए यूनिट कहाँ पर इसका ये रहा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिख लीजिएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू विस्थापन क्या होती है, दूरी, लंबाई। मतलब हमने आप लोगों ने डिफरेंस बताया था, दूरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, सिर्फ सदिश और अदिश राशि का अंतर है। उसकी यूनिट वही है, डायमेंशनल फॉर्मूला वही है, विमीय सूत्र भी वही है। ठीक है, तो विस्थापन को मीटर, यानी कि ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये हो गया W, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको जरा विमीय सूत्र बना लो। किलोग्राम की क्या होती है बेटा, M, मीटर की क्या होती है L स्क्वायर, और सेकंड का होता है T²। ठीक है, देखिए किलोग्राम का क्या होता है M। देखिए यहाँ से देखिएगा आप लोग, इस तीन चीज़ों को आप जरूर ध्यान से रख लीजिएगा। किलोग्राम मीटर को L और सेकंड को T से। अब इसको ऊपर तरफ ले जाइएगा
तो ऊपर की तरफ ले जाने पर होगा उसका, देखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपके। अब आप देखिए शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, पावर। जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। शक्ति, और शक्ति होता है, शक्ति को कई बार P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो शक्ति होती है P इक्वल्स टू W अपॉन T। W क्या है, वर्क, कार्य, और T क्या है, समय। T क्या है, सेकंड T। तो ये होता है, आपको इस तरह लिखिएगा, कार्य बटे समय। अब आपसे पूछे कोई कि इसका यूनिट क्या होती है, इसकी मात्रक क्या होती है, तो मात्रक बना लीजिए आप लोग। कार्य का मात्रक देखिए ये रहा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है कार्य का। अब समय का क्या होता है, समय डिवाइडेड बाई फिर सेकंड कर दो, तो इसको सोल्व करने के बाद आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड की घात 3, सेकंड की घात 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अब इसको जो डायमेंशनल फॉर्मूले में कर दो, किलोग्राम को क्या कहते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को एल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकंड को टी की घात 3 से। सोल्व करने के बाद आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ये शक्ति का हो गया। इसमें आपको क्या करिएगा, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति की यूनिट क्या होती है, यानी कि मात्रक क्या होता है, और शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, ये आपको यहाँ पर मालूम पड़ गया। बात समझ में आ गई आपके हिसाब से, यहाँ पर बात समझ ली होगी। एक हम दाब की बात तो कर लेते हैं, दाब क्या होता है, दाब यहाँ लिख लेता हूँ मैं, दाब क्या होता है। देखिए सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप लोग इनको नोट करते रहिएगा। दाब, शक्ति पावर, दाब प्रेशर, प्रेशर जो डालते हैं उसको दाब कहा जाता है। और P जो होता है, P इक्वल्स टू F अपॉन A होता है। क्या होता है, F अपॉन A। बात समझ में आ रही है, F अपॉन A, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल, है ना। दाब को क्या कहते हैं, एकांकी क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, है ना। दाब क्या होता है, एकांकी क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी कि अगर हम इस तरह एक 1/1 का एक ब्लॉक बना दें तो इस पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। एकांकी क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। अब बल को हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, इसका फॉर्मूला किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि मीटर गुणा मीटर, यानी कि मीटर की घात 2, यानी कि क्षेत्रफल होता है मीटर का स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा किलोग्राम डिवाइडेड बाई मीटर इंटू सेकंड का स्क्वायर, किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड का स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना लो भैया। किलोग्राम का क्या है, देखिए किलोग्राम कहाँ गया, किलोग्राम का एम डिवाइडेड बाई मीटर का एल सेकंड का टी। अब इसको सोल्व करो तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे एल की घात 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। यहाँ पर टी का स्क्वायर है, टी का स्क्वायर MLT माइनस, ठीक है, टी का स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा ML-1 T-2। ये दाब का डायमेंशनल फॉर्मूला रहा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो समय समय पर आते रहेंगे और मैं समय समय पर आपको कराता रहूँगा। जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे मैं इन सारे बिंदुओं को करता रहूँगा आपको। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है।
अब ये सब बेसिक है, अभी हम लोग अब फिजिक्स में पूरी तरह प्रवेश नहीं किए हैं, और जब प्रवेश करेंगे तब आपको इन चीज़ों के बारे में मालूम पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कितने प्रकार की मापन पद्धति होती है, तो 3 प्रकार की होती है, SI, MKS और FPS। बाद में MKS का नाम बदलकर SI यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कर दिया गया, उसकी बात भी हम अगली क्लास में करेंगे। तो आप लोग अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। अभी आप लोग इतना याद कीजिएगा, इतना तैयारी कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे की चीज़ें प्राप्त होंगी। तो फिजिक्स शुरू हो चुकी है, और फिजिक्स के लिए आप लोग अपने मित्रों, भाइयों, दोस्तों को बता दीजिएगा कि पंचऋषि क्लासेस पर फिजिक्स की क्लास में प्रारंभ हो चुकी है विवेक सर के द्वारा। तो पूरी देखिएगा, पूरी नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत आवश्यक चीज़ें हैं ये, और इसको बार बार करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। तब तक आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू।